नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है हार से परेशान राहुल का नया ज्ञान। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस ने फिर वोट चोरी का राग अलापना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के 240 सांसदों में से हर 6वां सांसद वोट चोरी से जीता है। हालांकि इन आरोपों के पीछे क्या आधार है, यह राहुल को साफ करना चाहिए था। साथ ही मध्य प्रदेश के 29 सांसदों में से कौन कौन से सांसद उनको लगता है वोट चोरी से बने हैं, यह भी बता देना था। इधर राहुल के समर्थन में जीतू पटवारी भी उतर आए हैं। तो बीजेपी तंज कस रही है कि हार पर आत्ममंथन करे, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग। हार के बाद कांग्रेस का वही राग। 5 राज्यों में चुनाव में से 3 राज्यों में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है, खासकर कांग्रेस को। लिहाजा अब उसके नेता हार की नई नई वजह बता रहे हैं। कोई ईवीएम को दोषी ठहरा रहा है तो कोई चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाए थे कि एमपी की तरह बंगाल, असम में भी जनमत का अपहरण हुआ, लेकिन अब उन्होंने पोस्ट कर एक नया ही आरोप बीजेपी पर जड़ दिया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि लोकसभा में बीजेपी के जो 240 सांसद हैं, उनमें से मोटे तौर पर हर 6वां सांसद वोट चोरी से जीता है। राहुल ने तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या इन सांसदों को बीजेपी की ही भाषा में घुसपैठिया कहा जाना चाहिए। इधर राहुल के सुर में सुर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मिला रहे हैं। चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर करते हैं। राहुल गांधी ने 30 लोकसभाओं की गणना करा के दी कि जितने वोट काटे गए, जिस तरीके से काटे गए, जितने वोट बढ़ाए गए, जिस तरीके से बढ़ाए गए, उससे सांसद जीता, उससे कम अंतर से सांसद जीता। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य है। आने वाले समय में देश के हर नागरिक को पता चल रहा है कि मशीन में घपले हैं, चुनाव आयोग में घपले हैं, वोटर लिस्ट में घपले हैं, मैनिपुलेशन है, अलग अलग तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को यातनाएं दी जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 के 29 सांसद बीजेपी के हैं, तो राहुल को ये भी बताना चाहिए कि यहाँ से कौन से सांसद चोरी से जीते थे। याद हो तो राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले चुनाव आयोग का एक डाटा पेश कर फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए थे और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी, लेकिन वो बम ना फूटा और ना इन आरोपों का असर इन चुनाव में दिखा। लिहाजा सवाल अब ये है कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए उसका क्या आधार है। उनके पास वो कौन सा आंकड़ा है जिसके दम पर वो बीजेपी के हर 6वें सांसद को वोट चोरी से जीता बता रहे हैं। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। अगर हार गए तो आत्मचिंतन करना चाहिए, राहुल गांधी जैसे नेतृत्व पे विचार करना चाहिए, हार के कारण खोजना चाहिए। बेवजह हम हार को स्वीकारने के बजाय उल्टे आरोप लगाएं। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस धीरे धीरे मुद्दों से भटक रही है। अपनी कमी खोजने के बजाय दूसरी कमी खोजती है और इसीलिए धीरे धीरे पीछे जाती है। सवाल तो ये भी है कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद ये याद क्यों आया कि बीजेपी ने वोट चोरी कर सांसद बनाए हैं। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, नतीजों के बाद चुनाव आयोग ईवीएम को विपक्ष ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अब वो वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। हालांकि एसआईआर को भी उसने वोट चोरी के नजरिए से ही देखा, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त तो एसआईआर हुई नहीं थी। तो अब इन आरोपों के क्या मायने निकाले जाए। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये वोट चोरी का राग सियासी आग को कितना भड़काता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, राहुल गांधी का आरोप है हर 6वां सांसद वोट चोरी से बना, तो इसका सबूत क्या है। दूसरा सवाल, बिना तथ्य ये आरोप क्या बीजेपी के लिए
फायदेमंद साबित होंगे? तीसरा सवाल, क्या बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का असर जनता पर पड़ेगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अंबिका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी का फिर वही आरोप, हर छठवां सांसद वोट चोरी से बना। 2 साल बाद याद आया, हर बार ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, SIR, अपनी कमियां क्यों नहीं देखते आप, जैसा कि बीजेपी कह रही है, और सबूत कुछ नहीं देते हैं। कहते हैं हाइड्रोजन बम है हमारे पास, लेकिन वो फुस्सी बम निकलता है, फूटता ही नहीं है। ब्रजेश जी, ये राहुल गांधी की चिंता नहीं है, ये उन लाखों लोगों की चिंता है जो वोट किसी को देते हैं, वो वोट कहीं जाता है। आपकी तकनीकी कारस्तानी की वजह से और प्रशासनिक हेरफेर की वजह से ये चुनाव में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वो गड़बड़ियां निश्चित रूप से चिंताजनक हैं। हमारी शुरू से ही ये मांग रही है, वीवीपैट की 100% आप काउंटिंग करें, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें भी तो नियम है अंबिका जी। मध्य प्रदेश में जिन पर संदेह था आपको, उन क्षेत्रों की करा लेते आप, वीवीपैट से जमे मतगणना। आपने कहाँ कराई? पैसे ही जमा नहीं किए। और कर्नाटक में, तेलंगाना में ठीक हो जाती है वो ईवीएम, असम और पश्चिम बंगाल में गलत हो जाती है। जीते तो सही है, हारे तो बस ईवीएम गड़बड़ है। देखिए ब्रजेश जी, जो ईवीएम का डाटा होता है और जो फाइनल डाटा होता है, उसमें भारी अंतर आता है। कई जगह 500-500 वोटों से चुनाव जीता दिखाई देता है। जनमत के माध्यम से सांसद को जीतना चाहिए, ये राहुल गांधी की चिंता है। आप केवल चुनाव आयोग की वजह से चुनाव आयोग को अपना कार्यकर बना के में गड़बड़ी करके और वाकई प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, मतलब जो जीते हैं वो भी संदेह में है ना, तो फिर आपके भी भेद कैसे हो गए? आपके भी अभेद हो सकते हैं जो जीते हैं। देखिए, हम तो हमेशा से ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके ही शासनकाल में भी चुनाव हुए, इस बात को माना कहाँ जा रहा? हम तो हमेशा एक माने, आपका मीडिया बोलता है, जनरल ओपिनियन आती है, पब्लिक में जो भी चर्चा होती है उससे लगता है पब्लिक का बोलना और राहुल गांधी के बोलने में अंतर होता है अंबिका जी। एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बोलेंगे तो चर्चा होगी। बिना सबूत के क्यों? निश्चित रूप से सिर्फ आशंका, आरोप, मैनिपुलेशन होता है। चुनाव को अपनी तरफ प्रभावित किया जाता है। चुनाव की निष्पक्षता पूरी तरह से खत्म ये लोग करते हैं और अपने मनमाफिक तरीके से चुनाव परिणाम इनके आते हैं। अरे तो आप सीधे जवाब नहीं दे रहे हो ना। कर्नाटक और तेलंगाना में क्या हुआ? वहां मैनिपुलेट नहीं हुआ, वहां सही है जहां आप जीत रहे हैं। नहीं, वहां तो एक तरफा माने हमारी हवा थी और वहां पर हम जीते निश्चित रूप से। और पश्चिम बंगाल में आपकी हवा कहाँ थी? रही है। अरे हवा तो आप अंदाजे में लगाते हो ना, हवा का रुख बदल जाता है। देर सवेर राहुल गांधी की जो चिंता है, वो चिंता वास्तविक चिंता के रूप में आप लोग देखेंगे। अरे वो हेमंत खंडेलवाल कह रहे हैं, और बहुत बड़ी गड़बड़ी है सामने, अंदर कमियां ढूंढे, बाहर कमियां ढूंढेंगे और ऐसा ही हाल हो जाएगा। प्रदेश जी, निश्चित रूप से चुनाव आयोग को जिस प्रकार से इन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी की चिंता उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की चिंता है जो वोट किसी को देते हैं और वोट जाता कहीं है। ठीक है योगेश जी, क्या जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, कोई तथ्य देती नहीं है, तो आपको तो और फायदा है उसका विश्वास कमजोर करने में, आप इसका फायदा उठा ले जाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, राहुल गांधी पराजय के शतक की ओर अग्रसर है। बोखलाहट में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहा जाए कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कहने का तात्पर्य यह है, संवैधानिक संस्थाओं, देश की गरिमापूर्ण संवैधानिक संस्था जिसमें उच्चतम न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियां और रक्षा मंत्रालय तक के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप।
और तथ्य और सबूत नहीं पेश किए। 9 बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, आरोप लगाते हैं, यू टर्न मार जाते हैं। इन्होंने जो वोटर लिस्ट के माध्यम से कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट के माध्यम से वोट चोरी का मुद्दा लेकर आया, चुनाव आयोग ने इनका पर्दाफाश किया और उसको सिरे से खारिज किया। और इनको चुनाव आयोग में ने आमंत्रित भी किया कि आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते, ईवीएम को हैक करके बताओ। एक भी कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा। दरअसल ईवीएम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं है, अज्ञानता की पराकाष्ठा कहूंगा, क्योंकि ईवीएम जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, एक गणना मशीन है जो केवल कैलकुलेशन करती है और कुछ भी नहीं है। ये भली भांति कांग्रेस के लोग भी लेकिन जानते योगेश हैं। जी 2014 से लगातार वो ये आरोप लगाते आ रहे हैं, जी कम से कम जनता को भरोसा और कायम रहे कि व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, तो खुली जांच क्यों नहीं करा लेती एक बार सरकार कि ये आरोप है, ये जांच हो गई, ये देख लिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो 2 बार आमंत्रित चुनाव आयोग कर चुका है। ये लोग जब भी चुनाव आयोग बुलावा भेजता है, ये लोग पता नहीं कौन से मोहल्ले में जाकर छुप जाते हैं, वहां नहीं जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी मैंने इनके प्रवक्ता को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, पवन खेड़ा को, इन्होंने कहा कि जहां जहां 5 राज्यों के चुनाव हुए, जहां जहां कीचड़ फैलती है वहां कमल खिलता है। पश्चिम बंगाल में पिछले 50 साल के चुनाव का रिजल्ट उठा के देखिए आप, भयंकर हिंसा, 30-40 जान मौतों से कम कभी कुछ नहीं हुआ। और इस बार एकदम नीट एंड क्लीन फेयर इलेक्शन, एक भी जान नहीं गई, एक भी हिंसा नहीं हुई, 92% वोट हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जन आक्रोश दबा हुआ था और भय मुक्त बंगाल में स्वच्छ प्रशासन का जो मोदी जी का रिफॉर्म और गवर्नेंस का वादा था, उसके मद्देनजर जो जनादेश दिया। दरअसल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जनता की भावनाओं के अनुरूप काम ही नहीं कर रहे, जन भावनाओं की अनदेखी करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तत्पश्चात इस प्रकार के परिणाम भुगतते हैं। आप स्वयं के संगठन पर ना कसावट कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का ये बयान, मैं उससे 100% सहमत हूँ कि छोटा जवाब दे दीजिए अंबिका जी। बार बार आपको आमंत्रित करता है चुनाव आयोग, लेकिन आप लोग जाते नहीं है और फिर आरोप लगाते हैं। 1 सेकंड। पश्चिम बंगाल में वैसे ही चुनाव हुए, आ रहा हूं मैं, पश्चिम बंगाल में वैसे ही चुनाव हुए जैसे बिहार में हुए थे कभी, तब वो फेयर था टीएन सेशन के समय में। अब आपको लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ी हो गई है, एक भी मौत नहीं हुई। देखिए ब्रजेश जी, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं होते हैं, बैलेट पेपर के द्वारा होते हैं। तो हम लोग तो इस बात की मांग शुरू से कर रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से माने चुनाव कराइए। आपका क्या जा रहा है इसमें? अरे आप तो इतने बुजुर्ग हैं, कब से देख रहे हैं अंबिका जी, आपका अनुभव होगा। मैंने तक देखा अपने होश में कि बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, किस तरह से सील लगाई जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। यहाँ तो हो नहीं पा रही है, अभी तो देखने को नहीं मिला कहीं। अरे तो यहाँ तो ये हो रहा है कि यहाँ तो वोट किसी को डाल रहे हैं, कहीं वोट जा रहा है। कहाँ हो रहा है? हर बार आरोप लगते हैं, सबूत कहीं नहीं आते। सबूत की तो दिक्कत है। क्या सिस्टम पर सवाल उठाने का अधिकार विरोधी दल के नेता को नहीं है? बिल्कुल विपक्ष का जिम्मेदार है, विपक्ष सवाल उठाना चाहिए उसे सिस्टम पर, लेकिन सबूतों के साथ अंबिका जी सवाल उठाइए, आपका अधिकार है। किसी व्यक्ति विशेष पर तो नहीं उठा रहे हैं, हम सिस्टम के ऊपर उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से आप जिस प्रकार से ध्रुवीकरण कर रहे हैं, क्या आप जनता में एक नैरेटिव सेट करने के लिए सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं? ठीक है, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया। रमेश जी, बार बार कांग्रेस एक ही आरोप लगा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रही है, तो जनता पर भी तो असर पड़ता होगा ना इसका, अविश्वास होता होगा, उसको भरोसा कमजोर होता होगा उसका। देखिए, मोटे तौर पर कांग्रेस के आरोप लगाने का अगर आप देखेंगे तो जब से कांग्रेस आरोप लगा रही है बहुत ज्यादा जनता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि वो उल्टा ही उनके ऊपर पड़ रहा। और मोटे तौर पर कई बार कांग्रेस के लोग जब दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं गांधी जी का एक संस्मरण आपको वर्धा का बताता हूँ। उनका एक पेन गुम गया, बा ने कहा कि ये पेन कौन उठा कर ले गया होगा, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये मेरी गलती है, मैंने उसको कहीं रखा होगा, मैं आत्मनिरीक्षण करूंगा और आगे से सावधानी बरतूंगा कि मेरा पेन ना गुमे। यानी आत्मनिरीक्षण पहले करना। 1977 में इंदिरा जी चुनाव हारी आपातकाल के बाद, भोपाल में सभा हुई, मैंने रिपोर्टिंग की उसकी। उन्होंने खुल करके कहा कि कुछ हमसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं। जब उसके 77 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने फिर कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं और भविष्य में हम इसको सुधार करेंगे, इसीलिए वो 1980 में जीती। ठीक उसी प्रकार राजीव गांधी जी ने भी कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं, कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन की गलती है कि 1 रुपये में से इतना पैसा रास्ते में खो जाता है।
जिस कांग्रेस के लोग आत्मनिरीक्षण की, आत्मचिंतन की बात करते थे, कांग्रेस अब किस राह पर आ गई है कि वो आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करने के बजाय कभी मशीन पर ठीकरा फोड़ेगी, कभी किसी पर ठीकरा फोड़ेगी, वो काम कर रही है। ब्रजेश जी, चुनाव जो जीता जाता है उसमें 4 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। एक तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का चेहरा होता है। जैसे मान लीजिए एक जमाने में इंदिरा जी का चेहरा हुआ करता था, आज नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसका कोई विकल्प नहीं है। जैसा इंदिरा जी का कोई विकल्प नहीं था, वैसा नरेंद्र मोदी का इस समय कोई विकल्प नहीं। दूसरी, फिर वो रणनीति क्या बनती है, मुद्दे क्या आप उठाए जाते हैं। तीसरी बात पर आती है, कार्यकर्ता उन मुद्दों को किस प्रकार पहुंचाया जाता है। और चौथी बात होती है, वातावरण किस प्रकार का है। ये 4 चीजों का जब समीकरण बैठता है तब कोई पार्टी चुनाव जीतती है। और इन चारों बिंदुओं में अगर कोई कमी रहती है तब वो पार्टी चुनाव हारती है। मैं समझता हूं कांग्रेस को इस वक्त चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके के लोगों का गठबंधन उन्होंने बनाया हुआ है, जो नीतियां वो लेकर के चल रहे हैं, मैं समझता हूं आप कल्पना कर सकते हैं। अभी यही स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का बदल गया। बंगाल में उन्होंने कहा कि चूंकि ममता बनर्जी ने रास्ता दे रही है भाजपा को, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। और अब परिणाम के बाद वो कह रहे हैं कि साहब मशीनों पे खराबी है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बोलने से पहले आत्मचिंतन आवश्यक है। राजनीतिक दलों को खुद सोचना चाहिए कि जनता का मूड क्या है, मूड के अनुरूप हमको कौन सी बात करनी है। सब राजनीतिक दलों को सफलता मिलती है। ईवीएम का, जैसा कि आपने भी कहा, ईवीएम को लेकर के जब 2009 का चुनाव हारे थे तो अडवाणी जी ने भी ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ा था। विपक्ष का स्वभाव ही रहा ईवीएम अपनी गलतियों को देखना नहीं। लेकिन जैसे ही 2010 के बाद भाजपा ने परिवर्तन किया, नेतृत्व में भी और नीतियों में भी, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलना आरंभ हुई। तो मैं समझता हूं कांग्रेस को खुद को भी अपनी नीति में और अपने निर्णयों में परिवर्तन करके देखना चाहिए। कहीं ना कहीं किन हाथों में आज वो हैं, कौन लोग उनकी नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनकी नीति निर्धारण करने वाली टीम को भी एआई के बजाय जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उनको संपर्क करना चाहिए। कमरों में बैठ करके एआई से पॉइंट्स ले लिया और कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया। पिछले दिनों बाकायदा क्लास लेकर के राहुल गांधी जी ने जो नाम गिनाए थे, कर्नाटक का एक नाम गिनाया था, महाराष्ट्र का एक नाम गिनाया था, वो सारे के सारे आरोप गलत निकले। वो सब, उसमें से एक भी आदमी की सच्चाई नहीं निकली। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों पर थोड़ा सा चिंतन तो करना ही चाहिए कांग्रेस को। आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है जी। तो अंबिका जी, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। और वैसे भी कहा जाता है ना, तोल मोल कर बोल, सोच समझ कर बोल। ऐसा नहीं कि उठाई जवान तलुए से लगा दी, कुछ भी बोल देना, सबूत नहीं देना। क्या एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? ना आपके पास रणनीति है, ना नेतृत्व है। हम नैरेटिव सेट नहीं करना चाहते। हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रखती है कि जिस प्रकार से आपने चुनाव आयोग का गठन किया, वो भी आपका, उसमें भी आपका वो दिखाई देता है, षड्यंत्र दिखाई देता है। अरे ऐसा चुनाव आयोग का वैसे ही गठन होता था पहले आपके समय भी। आपने राज्यसभा भेजा चुनाव आयुक्त को, आपने चुनाव लड़वाया, अब उसी चुनाव आयोग को आप ढाल बना रहे हैं अपनी। आप ही भाजपा के प्रवक्ता नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ कहाँ? देखिए, आप आरोप लगा रहे हो संस्था पर। जब ये तय हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ पर चुनाव आयोग का सदस्य होगा, एक प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड कोई मंत्री होगा, तीसरा कोई माने लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। इन्होंने 2 अपने रख लिए, एक अपना रख लिया, और जो भी चुनाव आयोग बनेगा वो उनकी इच्छा के अनुरूप काम करेगा। तो वही हो रहा है, ज्ञानेश कुमार जी वही कर रहे हैं। एक पहली मांग तो हमारी ये थी, और इस बात को आपने सिरे से निकाल दिया। ये माने मांग हमारी नहीं थी, राष्ट्र की मंशा थी, ताकि उसकी निष्पक्षता पर कोई आंच ना आने पाए, उस पर कोई सवाल पैदा ना हो। लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरा, हमारा वीवीपैट जो आप 100% काउंटिंग की बात है, वो आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? वो भी आप स्वीकार कर लीजिए। अरे तो उसमें एक प्रावधान है ना भाई, ईवीएम का जो डाटा होता है कर दीजिए, और आपको संदेह है जिन 6वें सांसद की आप बात कर रहे हैं उसकी गणना करा लेते, वो दिग्विजय सिंह करा लेते, उनको आपको लग रहा था तो क्यों नहीं कराई? एक उदाहरण देते ना, आप क्यों नहीं करा रहे? एक दो चार उदाहरण देते कि हमने कराई है, गड़बड़ी आई है, आप पूरे की कराइए। और वोटर लिस्ट में भी, विदेशी वोटर लिस्ट में भी कई घरों में, ठीक है, आरोप वही है आपके। जवाब दे दीजिए योगेश जी। 150 वोट, ठीक है, इस प्रकार के तमाम नहीं है आरोप भी आपके, तमाम वो बातें दिखी। देखिए ब्रजेश जी, आ गई अंबिका जी, आपकी बात आ गई। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। सही कह रहे हैं हमारे प्रदेश
अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी की कांग्रेस को अपने नेतृत्व राहुल गांधी के ऊपर विचार करना चाहिए और गंभीरता से करना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी, राहुल गांधी को आज देश और प्रदेश की जनता गंभीरता से लेती ही नहीं है। मायने नहीं रखता राहुल गांधी क्या करे। लेकिन योगेश जी, कहा जाता है ना, एक झूठ को 100 बार दोहराओगे आप तो लोग सच मानने लगेंगे, जनता को ये अविश्वास होने लगेगा कि हाँ गड़बड़ है। नहीं, बिना तथ्य और सत्य के अगर आप झूठ 1000 बार भी बोलोगे तो वो प्रमाणित नहीं होगा। सत्यमेव जयते, आज भी भारत उस पर चल रहा है और भारत की जनता ये भली भांति देख रही है, पहचान रही है, समझ रही है कि अखंड राष्ट्र, अखंड भारत के नव निर्माण की ओर अगर कोई नेता लेकर चल रहा है भारत को, विश्व में जो भारत को कोई गौरवान्वित कर रहा है, तो निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। वो नेतृत्व करता है, वो मैजिक है उनके पास कि जनता उनको सुनती भी है और उनकी बात मानती भी है। यही कारण है कि बटन कमल का दबता है। तो शर्मा जी, दिलों कोई नैरेटिव जीत रहे हैं, नैरेटिव सेट करना चाहता है क्या विपक्ष, या वाकई में आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए, मेरी दृष्टि में तो संवैधानिक संस्थाओं का कोई दुरुपयोग नहीं है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को अपेक्षाकृत पुराने समय से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और वो सक्षमता के साथ अपना काम कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे, इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों के चुनाव में जो पोलिंग का परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा परसेंटेज कभी नहीं हुआ। ये पहली बार था कि लोग घरों से निकल करके लाइनों में लगे और 92 और 93% का जो पोलिंग का परसेंट हुआ। मैं समझता हूं संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार देने का ही ये परिणाम है और इसका एक सुखद वातावरण बनना चाहिए। कितने ऐसे मुद्दे आए हैं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट को देख लें, हाई कोर्ट को देख लें, जहां आश्चर्यजनक निर्णय आए, जो सत्य के आधार पर निर्णय आए। इससे पहले कई ऐसे निर्णय थे जिसमें कहीं ना कहीं एक अघोषित वातावरण की छाप तो रहा करती थी। अब जो खुलकर के बात होती है, हिम्मत की बात होती है, मैं समझता हूँ संवैधानिक संस्थाएं अपेक्षाकृत ज्यादा सशक्त हुई हैं, इसीलिए भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। तो लोकतंत्र के मजबूत होने से ही कहीं ना कहीं भारत की छवि आज पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मैं समझता हूं संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ करके हमको बात कहनी चाहिए, तभी इसमें काम चलेगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर के ब्रजेश जी बात में बंद करूंगा। महाभारत के वन पर्व में एक उदाहरण आता है, कृष्ण जी की द्रौपदी से बात होती है। वो द्रौपदी से बात होने पर किसी व्यथित हो गई थी, व्यथित होकर के उसने किसी वरिष्ठ पर अपना आक्षेप द्रौपदी ने निकाला। तब कृष्ण ने कहा, द्रौपदी किसी वरिष्ठ पर हमको आक्षेप नहीं लगाना, जो घटना था वो घट गया है, अब हमको भविष्य की राह के लिए आगे बढ़ना है। तुम अपना संकल्प करो, पांडवों की संकल्प शक्ति को जागृत रखो। मैं समझता हूं इस लाइन पर अब कांग्रेस को चलना चाहिए कि जो नुकसान हो गया है वो हो गया है, भविष्य में हम किस तरीके से सक्षम हो सकते हैं, तब मैं समझता हूं लोकतंत्र मजबूत होगा। जी योगेश जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं ब्रजेश जी ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को आत्ममंथन करने के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि 2 साल पुरानी टीएवी पार्टी तमिलनाडु में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और हम 150 साल पुरानी पार्टी का क्या सभा सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। तो वहां अगर थोड़ा सा ध्यान राहुल गांधी देंगे, जहां स्टालिन के साथ वो गठबंधन में थे और अब विजय को वो समर्थन देकर सरकार बनवा रहे हैं, तो राहुल गांधी की कथनी और करनी में फर्क है। निश्चित रूप से देश और प्रदेश की जनता ये सब देख रही है और समझती है। छोटा जवाब दीजिए अंबिका जी, कथनी करनी में अंतर है, भारत होता हुआ दिख रहा है और हार को पचा नहीं पा रहा है आप लोग। निष्पक्षता संदेह के घेरे में है, चुनाव की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। राहुल गांधी जी की जो चिंताएं हैं, समय भाई रिपीट कर रहे हैं आप, ये चिंता वो 2014 से 2009 के बाद से जता रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा जनता पे। तो आत्मंथन करने की जरूरत तो है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को आत्मंथन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कमियां कहाँ हैं, उनको दुरुस्त करो, जैसे कि उनके पूर्व के नेताओं ने, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने की थी और बाद में सफलता हासिल की थी। लेकिन हर बार ईवीएम, चुनाव आयोग या वोटर लिस्ट को लेकर ढाल बनाकर उसके पीछे छिप जाना, क्या ये सही है, या ये नैरेटिव सेट करने की कोई रणनीति है कांग्रेस की जिसका उसे फायदा नहीं मिल पा रहा है? वजह जो भी हो, लेकिन इससे संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार सवाल उठाकर क्या आप जनता के मन में ये बैठाना चाहते हैं कि ये संस्थाएं सही से काम नहीं कर रही, इनका दुरुपयोग हो रहा है, इससे क्या लोकतंत्र का भला होगा? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।